अभिनंदन। हम लोग पार्लियामेंट के विषय में चर्चाएं चल रही थी और उस चर्चा के क्रम में हम लोगों ने लोकसभा के विषय में अध्ययन किया था, जो हमारा निम्न सदन कहलाता है, लोअर हाउस के रूप में जाना जाता है, और उस पर चर्चाएं पूर्ण हो चुकी थी। आज जो उच्च सदन है, अपर हाउस, राज्यसभा जिसे कहते हैं, उससे संबंधित बातों के विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा राज्यसभा। आपके आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के विषय में अनुच्छेद 80 में आर्टिकल 80 में राज्यसभा के विषय में संविधान में उल्लेख किया गया है, और लोकसभा के विषय में आपको आर्टिकल 81। ठीक, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, उससे आने की संभावना नहीं है लेकिन आ भी सकता है, कि राज्यसभा अपर हाउस 80 और लोकसभा लोअर हाउस 81। ठीक, देखिए, राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जो हमारे राज्यों और संघ शासित जो क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। इस हाउस में कौन? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, इसका प्रतिनिधित्व प्राप्त है राज्यसभा को। आप लोग थोड़ा सा एक मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा 9 बजे से पहले अगर जुड़ जाया करें, तो हमको बार बार जो लिंक आपके द्वारा मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस चीज़ से फुर्सत मिल जाएगी। ठीक है, कोशिश थोड़ी कर लीजिए कि 9 बजे से पहले ऐड हो जाया करें। ठीक है, तो राज्यसभा आर्टिकल 80 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, और यह अपर हाउस या इसको कहते हैं आपका उच्च सदन, उच्च। ठीक है, देखिए, राज्यसभा लोकसभा जब इसका गठन हुआ था, तो इस गठन के तहत इसकी जो पहली बैठक, देखिए 3 अप्रैल 1952 ये राज्यसभा का गठन हुआ। ठीक है, और 17 अप्रैल 1952 यह लोकसभा का गठन इस डेट को किया गया। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, अब इन दोनों की जो पहली बैठक होती है वह 13 मई, इस डेट को ध्यान में रखना, 1952 को पहली बैठक लोकसभा राज्यसभा की होती है। कब? 13 मई। ठीक है, गठन 3 अप्रैल 1952 या 17 अप्रैल 1952 लोकसभा, और पहली बैठक 13 मई 1952। देखिए, राज्यसभा को पहले कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को इस नाम से जाना जाता था, लेकिन यह अगस्त 1954 में इसका नाम क्या कहा गया? राज्यसभा। शुरुआत में इसको क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। 1952 में गठन, 1954 में इसका नाम राज्यसभा कहा गया, अगस्त 1954 में। ठीक है, तो पहली बैठक में आप दिमाग में रखिएगा 13 मई
1952 को पहली बैठक दोनों सदन की हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या हमारे यहाँ संविधान के तहत 250 मैक्सिमम, अधिकतम कितना 250 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम। जरा आप लोग बता दें कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 245 जी, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 550 552। ठीक है, ठीक है। और लेकिन हमारे यहाँ चुनाव चुने कितने जाते हैं? 543 ही चुने जाते हैं, 2 नामित किए जाते हैं। ठीक है, आंध्र भारतीय 2 नामित किए जाते हैं और चुनाव निर्वाचित 543। यहाँ क्या है, मैक्सिमम संख्या इन्होंने निर्धारित की है 250, लेकिन चुनाव जो होता है वह कितने चुने जाते हैं? 245। ठीक है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व और इसके साथ साथ केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह एक ये, दूसरा आप ध्यान में रखिएगा, नीचे साइड में हम चलते हैं, एक तो दमन दीव और दूसरा दादर नगर हवेली, और एक और नीचे अरब सागर की तरफ चलिएगा तो लक्षद्वीप और एक चंडीगढ़। ये ऐसे केंद्र शासित है जहां पर राज्यसभा की संख्या नहीं है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं चुने जाते। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दमन दीव दादर नगर हवेली ये दोनों और लक्षद्वीप और चंडीगढ़, यहां से राज्यसभा के सदस्य का चुनाव नहीं होता। और संघ शासित राज्यों में दिल्ली, पांडिचेरी, यहां से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, एक ऐसी संस्था है कि जो संस्था कभी विघटित नहीं होती। जैसे लोकसभा गठन होगा और लोकसभा का विघटन भी होगा 5 साल बाद, ठीक है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, कभी विघटित नहीं होती, वरन होता क्या है, इसके 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर इसको रिटायर किया जाता है और 6 वर्ष के लिए एक सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है। ठीक है, आज की डेट में जो सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाएगा, अगर बाय द वे उसको किसी कारण से वो सीट खाली हो जाती है तो जो नया सदस्य चुना जाएगा वह सदस्य कितने वर्षों तक कार्य करेगा, कोई बताए? सर आगामी 6 वर्ष तक वो करेंगे। आगामी 6 वर्ष? जी सर। और कोई?
विशाल हाँ सर। बताएं, अगर मान लीजिए राज्यसभा का कोई सदस्य चुना गया और किसी कारण से वो सीट खाली हुई या उसकी मृत्यु हो गई या उसने पद से त्याग दे दिया, तो ऐसी स्थिति में जो नया सदस्य चुना जाएगा उसका कार्यकाल कितना रहेगा? सर जितना उसका शेष कार्यकाल है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई सदस्य चुना जाता है और किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है तो जो नवीन सदस्य आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए होगा, ना कि वो 6 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट दिमाग में ये आता है कि अगर चुना जाएगा तो 6 वर्ष के लिए चुना जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति में वह शेष कार्यकाल के लिए, अगर पद रिक्त होता है तो शेष कार्यकाल के लिए वह चुना जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा। अब हम आते हैं देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है, चुनाव की जो विधि है वह विधानसभा के, इस चीज को भी आप अपने जहन में बैठाइए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, यानी कि संपूर्ण जो विधानसभाएं हैं वहां के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो चुने गए सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा लोक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक, और उसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो नहीं चुनते, राज्यसभा के सदस्य उनके द्वारा नहीं चुने जाते, सिर्फ किस सदस्य के द्वारा? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक, एक ये फैक्ट इसमें दिमाग में रखिएगा। और किस विधि से चुना जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत। इसको मैं आपको पहले बता दिया था। ठीक, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। और एक खास बात आप ध्यान में रखिएगा, इनका चुनाव खुले मतदान प्रक्रिया के द्वारा होता है, गुप्त मतदान नहीं होता, खुले मतदान। अक्सर हम क्या करते हैं? गुप्त मतदान के द्वारा अपने निर्वाचित सदस्यों का चुनाव करते हैं, जो चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? गुप्त मतदान नहीं है, खुले मतदान। और 2003 में एक अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें कहा गया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उस राज्य का निवासी ही हो। ठीक है, उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, किसी भी राज्य का निवासी कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव जीत सकता है और खुले मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। पद्धति क्या रहेगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत द्वारा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, ये चीज आप राज्यसभा के विषय में जानते रहिए। अब देखिए, राज्यसभा का सदस्य इस पद्धति के द्वारा चुना जाएगा। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता आपको संपूर्ण योग्यता, कुछ चीजें तो आप ध्यान में रखिएगा। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, यह एक शर्त है सबके लिए करीब करीब। ठीक है, यहाँ एक जो नवीन चीज आपको मिलती है वह उनकी उम्र की बात आती है। उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए इनकी? सर 30 वर्ष। 30 वर्ष, वेरी गुड। उम्र 30 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए
35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए 35 35 वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 35 वर्ष। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। ये मेरा राज्यसभा का गठन हुआ। हमारे यहाँ जो राज्यसभा की सीटें हैं, जैसे लोकसभा की मैंने आपको बता दी थी, संभावना तो लोकसभा की पूछे जाने की है, लेकिन कब कमीशन का दिमाग फिर जाए तो आप लोग राज्यसभा की सीटें भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, हमारे दिमाग में कुछ सीटें आ रही हैं, मैं उसको आपको बता देता हूँ, शेष आप सर्च कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं। एक सर्वाधिक जो सीटें हैं वह उत्तर प्रदेश, बता सकते हैं कितनी है? 31। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? मध्य प्रदेश का नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सर। कितनी सीटें हैं? 19। 19। यस सर, 19। उसके बाद 19 तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे, 18 सीटें सर। ये प्रश्न पूछ दे कि कहां पर कितनी सीटें हैं, उनको क्रम से लगाइए, घटते हुए या बढ़ते हुए। तो आप कुछ घटते बढ़ते आप जानते रहे। ठीक है, तो 19 सर्वाधिक हमारे उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में 18 है। उसके बाद हमको जहां तक ख्याल आ रहा है, आपका बिहार और पश्चिम बंगाल, प्लस पश्चिम बंगाल, इन दोनों जगह 16 सीटें हैं। ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल में। और फिर आप और देखिएगा, मध्य प्रदेश और प्लस गुजरात, इन दोनों जगह 11 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। और इसी जगह एक हम आते हैं, आपके राज्य से सटे हुए जो राज्य है, जो नवीन बने हुए हैं, नवीन में एक उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? बताएं सर 2000 में। 2000 में। तीनों राज्य जो बने थे उनका क्रम क्या था? 9 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड। वेरी गुड। उत्तराखंड में जो सीटें हैं वो 3 हैं। ठीक है, और आपके छत्तीसगढ़ में 5 और आपके झारखंड में 6। ठीक है, एक ये हो गया। आप इसी जगह थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, आपको आ जाइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 3 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ जो दिल्ली है, दिल्ली, यहाँ पर भी 3 सीटें हैं। ठीक है, और आपके हरियाणा में 5 सीट। जम्मू कश्मीर 4 सीट। ठीक है, गोवा से लेकर, ठीक, और आपके पूर्वोत्तर के सारे जो राज्य हैं, सारी जगह एक एक सीट है। जो 7 सिस्टर हैं, ठीक है, वहां हर जगह एक एक सीट है, और गोवा में भी 1 सीट है। आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, एक कर्नाटक बच रहा है, एक केरल बच रहा है, और एक बच रहा है राजस्थान और तेलंगाना, उड़ीसा, 5 बच रहे हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि केरल में 10 सीट है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे लोकसभा की सीटें आपने दिमाग में रखी, उसी तरीके से राज्यसभा की सीटें भी देख लीजिएगा। ठीक जी, हाँ बता दे सर। केरल में 9 सीटें हैं। अच्छा, केरल, 1 मिनट, केरल 9। पंजाब में 10 है सर। अच्छा, नहीं सर, पंजाब में 7 सीटें हैं। पंजाब 7 है, असम में भी 7 है सर। जी, असम, पंजाब और असम 7 में 7 है। हाँ ठीक।
कर्नाटक और राजस्थान। सर कर्नाटक में 12 है। अच्छा, राजस्थान में 10 सीटें हैं। अच्छा, 1 मिनट थोड़ा, राजस्थान 10, ठीक। एक तेलंगाना बच रहा है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सर आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं और वहाँ 5 होंगी। तेलंगाना में 7 हैं। अच्छा, तेलंगाना में 7 हैं। पहले 16 था, अच्छा नहीं 18 था, ठीक 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 ठीक। ये आपका नहीं, तेलंगाना में 7 है और आंध्र प्रदेश में 11 है, ठीक है। अब आप देख लें एक चीज और, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये तीनों में 11-11 है जी। आंध्र, ये तीनों देखिए हम लोगों को याद हो गया। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 11 हो गई, ठीक। तीनों मुझे पहले से याद है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, 31, 19, 18, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से। बिहार, बंगाल सटा हुआ है, दोनों में 16 हो गए, ठीक। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड एक समय निर्मित हुए थे, तो ये जो है 3, 5, 6, ठीक है। झारखंड सबसे बाद बना था, 6 सीटें यानी सबसे अधिक सीटें। बीच में छत्तीसगढ़ बना 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 5 सीटें और उत्तराखंड 3 सीटें। इस सीटों को भैया एक बार आप लोग दिमाग में किसी तरीके से, हो सकता है, मैं चाहता हूं कि किसी भी एंगल से आपके पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएं और आप उसको जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है। तो संभावना एक यहाँ नजर आ रही है कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा की कहाँ पे सीटें बराबर है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कहाँ पर राज्यसभा की सीटें सेम है। तो आपकी राज्यसभा की सीटें कहाँ कहाँ सेम है? एक बिहार, बंगाल में है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में, ठीक है। और बाकी छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी बराबर बराबर है। केरल, नहीं, पंजाब, असम में भी बराबर है, ठीक। तो आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक। अब हम राज्यसभा के विषय में जानकारियां हमको मिल गई कि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा जब निर्वाचित है उनके द्वारा चुने जाते हैं। 30 वर्ष इनकी आयु होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव और चंडीगढ़ में इनकी कोई सीट नहीं है। और यह उच्च सदन है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं और 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखिए सिंपली इसी तरीके से आप रटते जाइएगा पूरा गेम। देखिए मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि बहुत से आपके जो मार्गदर्शक मंडल में लोग हैं, आपको तैयारी करवाते हैं, वो चीज कहते हैं कि आप सब्जेक्ट को समझिए, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं इस बोझ को हल्का कर देता हूं आपको कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तैयारी के दौरान भी देखा और कंपटीशन जब तक मैंने दिया, मैंने देखा कि आपको दोनों चीज की आवश्यकता होती है। आपको फैक्ट दिमाग में रटना भी चाहिए, ठीक, और इसके साथ साथ उसे समझना भी चाहिए। अगर कोई सिर्फ ये करा कि आपको मैं समझा रहा हूं, रटने की कोई जरूरत है, तो मुझे लग रहा है वो समझा नहीं रहा बल्कि वो बरगला रहा आपको, ठीक है। आपको फैक्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक। और एक चीज बताएं, चूंकि सारी चीजें आपके कंप्यूटर जो मस्तिष्क है आपका उसी में केंद्रित करना है, तो आप क्रमशः उसको केवल पढ़ते जाइएगा। जरूरी नहीं हर चीज आपको याद हो, लेकिन कुछ चीजों पर जब 1 बार 2 बार 3 बार आपकी रीडिंग हो जाएगी तो आप जब पेपर देने बैठेंगे तो आपके लिए बहुत सहजता से चुनाव करना आसान हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इस तरीके से आप अपने मेथड को बनाइएगा। राज्यसभा के विषय में मैंने क्लियर हो गया। अब राज्यसभा में देखते हैं, राज्यसभा जैसे लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, उसी तरीके से राज्यसभा में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल के द्वारा सभापति और किस आर्टिकल सभापति उपसभापति का चुनाव होता है। तो कोई बता सकता है मुझे? बताएं। आर्टिकल 89 उपसभापति और उपसभापति, सभापति
ऑब्लिक उप सभापति। अब जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में क्या होगा, तो वो अनुच्छेद 93 ठीक। यहाँ क्या होगा, अध्यक्ष ऑब्लिक उपाध्यक्ष ठीक। अब हम कंपेयर करके जब पढ़ेंगे, ये क्या है राज्य और ये क्या है लोक ठीक। तो लोक में क्या है, राज्य में क्या है 89 और लोकसभा में कितनी है 93 में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। सभापति उपसभापति यहाँ कहा जाता है और यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है। आपको एक बात पता ही होगी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते सब मिलते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण मिलते हैं, उपराष्ट्रपति के पद के कारण नहीं दिया जाता ठीक है। तो यहाँ हमने एक चीज देखा कि अगर यहाँ का उपसभापति अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वो किसको देगा, सभापति को। सभापति क्या रहेगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर वो अपने पद से त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा, वो उपसभापति को नहीं देता, वो देता है राष्ट्रपति को देता है। क्योंकि सभापति इसका पदेन सभापति मतलब अध्यक्ष तो होता ही है, लेकिन वह इसका राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, राज्यसभा का वह सदस्य नहीं होता ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप दिमाग में रखिएगा, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और यहाँ क्या है, उपसभापति त्यागपत्र आपके सभापति को देगा ठीक है। संसद का सत्र है, वो सत्र चल रहा है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उस सत्र को सत्रावसान करने का, सत्र आरंभ करने का, सत्र को सत्रावसान करने का और सत्र को विघटित करने का अधिकार किसको प्राप्त है, बताएं। सर राष्ट्रपति। वेरी गुड, बहुत अच्छी। क्या क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। क्वेश्चन ये रिपीट मैं कर रहा हूं कि जो हमारे सदन है राज्यसभा और लोकसभा, उस सदन को प्रारंभ करने का ठीक है, सत्र आरंभ करने का, सत्र अवसान करने का और सत्र को विघटित करने का अधिकार किसको प्राप्त है जी, राष्ट्रपति को। वेरी गुड। दिमाग में ये ना आए कि यह अधिकार सभापति को या लोकसभा अध्यक्ष को है। सत्रावसान और सत्र का आरंभ आप ध्यान में रखिएगा कि एक वर्ष में ठीक है कम से कम 2 बार सत्र का आयोजन होना चाहिए, कम से कम 2 बार ठीक। और पहले जो सत्र चल रहा है उसकी अंतिम बैठक और नए सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर पहला सत्र मेरा चल रहा हो और दूसरा सत्र शुरू होने वाला हो तो इसके बीच में कितने माह का, 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक वर्ष में 2 बार कम से कम ठीक होना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन कितने सत्र चलते हैं बताइए। सर तीन चलते हैं। कौन कौन से नाम बता सकते हैं सर जी सर मानसून सत्र, बजट सत्र और ये शीतकालीन सत्र। पहले कौन सा सत्र होता है? सही है सर पहला सर मानसून सत्र है। पहला मानसून है। दूसरा जी सर। दूसरा नहीं सर, पहला सर बजट सर है। सर पहला बजट है, फिर मानसून है, उसके बाद शीतकालीन। हाँ ऐसा कहिए, समझे आप। एक वित्तीय वर्ष कब से कब प्रारंभ होता है सर? ये लास्ट फरवरी का 1 अप्रैल। वित्तीय वर्ष जो आपका प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ठीक है। वित्तीय वर्ष
1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और जो सत्र होते हैं, सत्र का क्रम कभी कभी पूछ सकता है। पहला आपका बजट सत्र, यानी कि जब इस पे बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट पास होता है। आपको पता होगा कि फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये बजट सत्र शुरू हुआ। और दूसरा हुआ आपका मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन सत्र, ठीक। इस सत्र को आरंभ करने का और सत्रावसान करने का, ठीक है। और लोकसभा, राज्यसभा तो विघटित नहीं होती, लोकसभा को विघटन करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। लेकिन अगर सत्र के बीच में स्थगन आ जाए तो वो अधिकार किसको दिया गया है? सत्र को स्थगित करने का। विघटित और स्थगित में अंतर तो समझ रहे होंगे। विघटित के बाद यानी कि सत्र का जब अवसान और स्थगन में, अवसान में क्या है, अवसान के बाद वो सत्र समाप्त माना जाता है, ठीक है। लेकिन स्थगन के बाद सत्र कुछ मिनट के लिए भी स्थगित हो सकता है, कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, एक सप्ताह के लिए भी हो सकता है, एक माह के लिए भी हो सकता है। यानी कि सत्र का अगर स्थगन किया जाए तो सत्र स्थगन में सत्र अवसान नहीं होता, वो फिर शुरू होना पड़ेगा, ठीक है। और सत्र स्थगन का अधिकार जो है वो अध्यक्ष और सभापति को है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिए। अब इसके बाद हम आते हैं, ये सत्र अवसान, सत्र स्थगन और विघटन, ये हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन है, ठीक। अब हम 3-4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिमाग में रख लीजिए। एक तो आप शुरू करते हैं प्रधानमंत्री से, जब हमारा संसद शुरू होता है वहां से देखिए। 180 राज्यसभा, 81 लोकसभा, ये दोनों करिए। फिर 85 याद रखिएगा, सत्र आरंभ और सत्रावसान और विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को 85 है। 89 याद रखिएगा, जिसमें सभापति और उपसभापति का जिक्र है। और 93 याद करिएगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र है। ये महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल्स हैं, ये दिमाग में रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं कि राज्यसभा के अधिकार। सर जी बताएं। एक बार रिपीट करिए। सत्र स्थगन और अवसान करने का सर अधिकार किसको दिया गया है? क्या चीज? स्थगन और अवसान करने का अधिकार सत्र किसको दिया गया है सर? देखिए बेटा, स्थगन का अधिकार जो है अध्यक्ष को है और सभापति को है, लेकिन अवसान करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। ओके सर, ठीक है जी सर। सर आर्टिकल 80 एक बता दीजिए जी। सर। आर्टिकल 80 का बता दीजिए सर, जिसमें राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर 80 का बता दीजिए, इसमें से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। हाँ, चर्चा भी करेंगे, ठीक है। एक चीज आप मुझे बता दीजिए कि यह मनोनीत जो करता है, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? सर आज क्लास में पढ़ाया गया था सर, लेकिन हम लेट पहुंचे थे सर, पता नहीं इसीलिए। किसी को पता है? चलिए, अब इसमें ये भी देख लीजिए आप, अभी जिक्र आ गया तो आर्टिकल 80 का 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। वो कहां से, किस क्षेत्र का होगा? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक। यह 12 सदस्य होता है। और ये चीज हमारा जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया।
लैंड के संविधान से। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 233 सदस्यों का ही चुनाव होता है। राज्यसभा के 233 सदस्य का ही चुनाव होता है, 12 तो मनोनीत होते हैं। अब हम आते हैं राज्यसभा की शक्तियां। आप भी बता दीजिए, क्या राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर है? नहीं सर। नहीं बराबर है। देखिए, थोड़ा सा कमजोर बनाया गया है लोकसभा से राज्यसभा, लेकिन कुछ मामले में ऐसी शक्ति दी गई है जो लोकसभा के पास भी नहीं। ठीक, कमजोर वित्तीय मामले में बना दिया गया। कहा कि धन से संबंधित जो मामला है वो राज्यसभा में प्रारंभ नहीं हो पाएगा, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक, वित्त विधेयक भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक, वित्त विधेयक जब प्रस्तुत हो जाएगा उसके बाद वो सामान्य विधेयक में तब्दील हो जाएगा, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक, अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा किस आर्टिकल्स में इसका वर्णन है, प्रस्तुत कहां पे होगा? आपके लोकसभा में। अनुदान मांगे, विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुदान, ठीक, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को अधिकार दिया गया है। और कहा गया है कि लोकसभा इसको पारित करने के बाद धन विधेयक को भेजेगा कहां? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिन तक, ठीक है, धन विधेयक को मैक्सिमम 14 दिन अपने पास रख सकता है। 14 दिन के पूर्व अगर वह लोकसभा से कहता है कि इस विधेयक में आप ये संशोधन कर लें और उसके पास भेज देता है, तो लोकसभा की मर्जी वह संशोधन करे या ना करे। अगर वो नहीं करके पुनः भेजता है तो उसको पारित माना जाता है। लेकिन अगर 14 दिन तक वो कोई जवाब ही नहीं देता तो धन विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार लोकसभा को है जो राज्यसभा को नहीं है। लेकिन 2 आर्टिकल्स आप ध्यान में रखिएगा, एक अनुच्छेद 249 और दूसरा अनुच्छेद बताएंगे? बताइए। 312। 312। ये दोनों आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जिसपे पावर किसको है? राज्यसभा को। ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप इस संख्या को कभी अपने जहन से उतारिएगा नहीं। 249 अखिल भारतीय सेवा और 312। 249 कहता है कि अगर राज्य सूची के विषय पर कोई विधि बनाना हो, हमारे यहाँ क्या है? 3 सूचियां हैं, एक संघ है, एक राज्य है, एक समवर्ती है। राज्य के विषय पर राज्य अपना कानून बनाएगा, संघ के विषय पर संघ अपना कानून बनाएगा, समवर्ती में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर कभी टकराहट होगी तो संघ का कानून माना जाएगा। ठीक, एक है। अब ये कहता है कि अगर राज्य के विषय पर कभी कानून बनाना हो 249, तो राज्यसभा वो प्रस्ताव पारित करके भेजेगी जिसपे सदन को राज्य के विषय पे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और वो जो कानून बनेगा वो 1 वर्ष तक प्रवर्तित रहेगा, 1 वर्ष तक, और राज्यसभा चाहेगा तो उसको बारंबार बढ़ा सकता है। ये 249 कहता है। इसके तहत हमारे यहाँ 2 बार कानून बने, एक 1952 में बना और एक 1986 में बना। ठीक, इस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत? 49 के तहत। ठीक, 1952 में जो बना है वो कानून क्या है? व्यापार, वाणिज्य तथा उत्पादित वस्तुओं के ठीक है वितरण से संबंधित। ठीक, यह कानून कब बनाया गया? 1952 में।
और एक कानून बनाया गया 1986 में, ये कानून बनाया गया कि जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित कानून बनाए गए। ठीक है, मतलब सटे हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों के सुरक्षा का कानून। ठीक, ये दोनों चीजें एक 1952 में और एक 1986 में राज्यसभा के द्वारा प्रावधान किया गया। ये समझ लीजिएगा। वैसे पूछे जाने की संभावना आपके आरओ में नहीं है। ये प्रश्न आपके आईएएस के प्रश्न है। ठीक है, इतनी गहराई के प्रश्न आईएएस में पूछे जाने की संभावना है। ठीक, लेकिन आप जानते रहिएगा। उसके बाद हम आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का मैटर, जो हमको 312 के अनुच्छेद से प्राप्त होता है। 312 इसमें क्या कहता है कि अगर कभी ऐसी सेवा का सृजन करना हो अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, तो वह सृजन का अधिकार जो है वो लोकसभा को नहीं है, वो राज्यसभा जब पारित करेगी तब वो सृजन हो सकता है। और इस कानून का भी प्रयोग, इस अनुच्छेद का भी प्रयोग राज्यसभा ने क्या किया है, 2 बार किया है। एक 1961 को किया और दूसरा 1965 को किया। 1961 में जब किया तो इसने क्या किया कि चिकित्सा सेवा, राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा, इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स सेवा। और तीसरा क्या है, राष्ट्रीय वन सेवा। ठीक है, ये तीनों सेवाओं का जो सृजन हुआ है, ठीक है, वह किस कानून के तहत, 1961 के तहत राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। तीनों सेवाओं का, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और वन सेवा। आपने देखा होगा आईईएस में सिलेक्शन, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, वो इसी सेवा के द्वारा 1961 में अनुच्छेद के द्वारा यह सृजित हुआ था। ठीक है, और 1965 में क्या हुआ कि एक कृषि सेवा, राष्ट्रीय कृषि सेवा और शिक्षा सेवा, ये 2 सेवाओं का सृजन क्या हुआ 1965 में। तो ये 2 आर्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, 249 और 312। ठीक है, अब हम आते हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। सर 249 वाला आर्टिकल एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए 249 क्या कहता है कि अगर राज्य के विषय पर कानून बनाना अति आवश्यक हो राष्ट्रीय महत्व के मामले में, अगर कोई ऐसा राष्ट्रीय महत्व का मामला आ जाए जिसमें राज्य के विषय पर कानून बनाना हो, ठीक है, तो राज्य के विषय पर चूंकि अधिकार तो राज्यों को मिला है, ठीक, तो हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन राज्यसभा अगर 249 के तहत ये पारित करता है कि यह अति महत्वपूर्ण मामला है जिसपे संघ को नियम बनाना है, तो उस 249 के तहत उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे जो कानून बनेंगे वो 1 वर्ष तक लागू होते हैं, लेकिन राज्यसभा उसको बढ़ाती जा सकती है। ठीक है, इस कानून के तहत आपको, हमारे यहाँ एक था व्यापार, वाणिज्य और उत्पादित वस्तुओं के वितरण से संबंधित कानून लागू किया गया था 1952 में, और एक दूसरा बना था 1986 में कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए राज्यों की सुरक्षा से संबंधित कानून। ठीक है,
ये जी दो सर, कारण। अब आगे का समझ में आ गया है। हाँ? सर, अब आगे कंप्लीट है। आगे का सर और कंप्लीट है और आगे का सब समझ में आ गया है। आ गया? ये तो सर और आगे का कह रहे समझ में आ गया, आगे का कंप्लीट है सर। अच्छा चलिए ठीक। अब ये हो गया। हम देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा को अधिकार क्या है। आपको पता ही होगा, आप कॉमन चीजें हैं लोकसभा में भी मैंने जो जिक्र किया है। एक तो है पहला अधिकार यह है कि विधेयक दोनों सदन के द्वारा पारित होता है। जो साधारण विधेयक होता है वह विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के पास, मतलब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधान बन जाता है। और एक ये अधिकार है साधारण विधेयक पर, ठीक है। अगर कभी गतिरोध उत्पन्न होता है साधारण विधेयक पर तो उस विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 आर्टिकल्स के तहत किया गया है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसमें यह विधेयक रखा जाता है, उसको पारित करवाता है, ठीक है। संयुक्त बैठक आयोजन करने का आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, ठीक है। अगर कभी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अगर वो नहीं रहेगा किसी कारण से तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो बता सकते हैं कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा। ये बहुत गूढ़ बातें हैं सब। अब उसके बाद साधारण विधेयक को, यानी कि विधेयक को कानून के रूप में मान्यता प्रदान करने का जो कार्य है वो दोनों सदन को है। फिर संविधान संशोधन विधेयक एक आता है जो भाग 20 में वर्णित है। उस संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक। और उसमें उपस्थित, मतलब सदन का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत से संविधान संशोधन विधेयक पास होता है। और कुछ संविधान संशोधन विधेयक ऐसे होते हैं जिसपे हमको आधे से अधिक राज्यों का समर्थन हासिल होना आवश्यक होता है। ये हमारे आपके कार्य है, ठीक है। और इस दौरान हम देखते हैं कि जो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, उन सदस्यों को संविधान के तहत उनकी योग्यता से संबंधित, संविधान में अगर योग्यता अयोग्यता से संबंधित अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसका जिक्र भी हमारे आर्टिकल्स में मिल जाएगा, ठीक। और उनको जो विशेषाधिकार भी प्रदान किया गया है संसद के सदस्यों को, वो भी हमारे आर्टिकल्स में महत्वपूर्ण है। वो भी आपको 103 आर्टिकल कौन याद रखना है? 103, ठीक। और एक अनुच्छेद आपको याद रखना है 105, ठीक। 103 में क्या है? संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय शब्द का प्रयोग हुआ है, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और लेकिन अगर वो अयोग्यता का प्रश्न दल बदल से संबंधित है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा का जो व्यक्ति है उसको सभापति करेगा। ये हो गया। अनुच्छेद 105 में क्या है? इनको संसद के सदस्यों को मतलब विशेषाधिकार प्राप्त, विशेषाधिकार क्या है? पहला है कि संसद का सदस्य सदन के अंदर कही गई बातों का उसके विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार का वाद नहीं चलाया जा सकता। सदन के अंतर्गत अगर कोई संसद का सदस्य बहस के दौरान या किसी भी अगर कोई बात कह देता है, ठीक है, किसी को ठेस भी पहुंचती है, तो उसके खिलाफ न्यायालय में व्यक्ति नहीं जा सकता। एक विशेषाधिकार ये मिला हुआ है। एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार और भी है, उसमें कहा गया कि संसद के सदस्यों को
सदन के सत्र के दौरान, ठीक, और सदन के सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और सत्र के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक तो सत्र के दौरान और दूसरा सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किस मामले में? सिविल के मामले में, आपराधिक मामले में नहीं। आपराधिक मामले में ये विशेषाधिकार नहीं है। अगर संसद का कोई सदस्य 302 करके आता है, किसी मर्डर करके आता है, ठीक है, किसी ऐसे उसमें, तो वो क्या होगा, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक। लेकिन सिविल के मामले में जब कभी वाद विवाद, जैसे कि मान लीजिए चुनाव प्रचार के दौरान ही, ठीक है, या उसके संपत्ति के संबंधित कोई उसके खिलाफ वाद है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो 40 दिन का ध्यान रखिए। और एक संसद, ये दो महत्वपूर्ण बातें आप अगर रहेगा कि ये ठीक, इसके अलावा बहुत से हैं कुछ विशेषाधिकार है, लेकिन ये दो चीजें आप दिमाग में रखिए। और संसद के सदस्य की अगर वो लगातार 60 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो उसकी जो सदस्यता है वो जा सकती, उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। उसकी सूचना उसको अपने सदन के सभापति को देना आवश्यक होगा। उसकी अनुमति से ही वो बाहर जा सकता है। अगर सदन का सत्र चल रहा है और वो 60 दिन तक वह अनुपस्थित है, तो उसकी सदस्यता से, अपने सदस्यता से उसे हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी चीजें आप कॉमन चीजें हैं, आप इसको ले लीजिएगा। अब हम आर्टिकल्स आएंगे जो आपको याद रखना है। एक आर्टिकल आपका 108, ठीक, इसमें संयुक्त बैठक। दूसरा अनुच्छेद आपको याद रखना है 109 भी कर लीजिए, 109 और अनुच्छेद 110, ठीक। ये दोनों अनुच्छेद जो है धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है, परिभाषा 110। लेकिन धन विधेयक पेश करने से संबंधित जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जो है 109 में दी गई है, ठीक है। धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया आपको ऐसे इसी प्रश्न से हिट करेगा, वो दे देगा कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस आर्टिकल में, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं, परिभाषा किस आर्टिकल में। तो आपको 108, 109, 110 हो गया, तो आप थोड़ा और आगे बढ़ें। आगे जब बढ़ेंगे तो आर्टिकल आपको 111 भी दिमाग में रखना है। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति देता है। जब विधेयक पास हो जाएगा राज्यसभा से, लोकसभा से, राष्ट्रपति के पास जब सिग्नेचर के लिए जाएगा, तो वो किस आर्टिकल के तहत उसको अधिकार दिया गया है? 111। यानी कि इस पे लिख सकते हैं विधेयक पर हस्ताक्षर, किसके द्वारा? राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक हमारा अधिनियम बन जाता है, ठीक। इसके बाद आपको 112 भी याद रखना है, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में बजट का जिक्र है, जो संसदीय कार्य पद्धति में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। उसको बजट नहीं कहा जाता, बजट तो आम बोलचाल की भाषा है, उसको क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। इस नाम से हमारा बजट जाना जाता है, ठीक। ये किस आर्टिकल के तहत? 112 के तहत, ठीक। 112 के बाद आप आइएगा, जब बजट पेश किया जाता है तो बजट 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है।
या कोई भी विधेयक 3 प्रक्रियाओं से गुजरेगा। ठीक है, एक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में जब विधेयक पेश किया, देखा विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जब उस सरकार का मिनिस्टर या मंत्री कोई विधेयक पेश करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और जब सरकार का मिनिस्टर के अलावा अन्य कोई सदस्य सदन का पेश करे तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक, सरकारी विधेयक पेश करने के लिए कोई समय आवश्यक नहीं, वो आज चाहे तो आज पेश कर दे। ठीक है, अपने अध्यक्ष को सूचना देकर। लेकिन गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 30 दिन पहले सदन को सूचित करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है आपके अध्यक्ष से। ठीक है, तब वो विधेयक पेश होता है। ठीक, और उस विधेयक को पेश होने के बाद उसके 3 वाचन होते हैं। जो प्रारंभिक पेश किया, उस अपना उद्देश्य स्पष्ट किया, उसके बाद जो द्वितीय फेज आता है, उस फेज में विधेयक पर चर्चाएं होती हैं। ठीक है, उसकी एक एक उपबंध पर, एक एक प्रावधान पर चर्चाएं होंगी, उसी पे बहस होगी और तृतीय में उसको अंतिम रूप से पारित किया जाता है। अगर उस बहस के दौरान कहीं दिक्कत महसूस हो रही है तो वह विधेयक जो है प्रवर समिति को, जो सेलेक्ट कमेटी होती है, उसको सौंप दिया जाता है। प्रवर समिति, जैसे लोकसभा की बात है, लोकसभा में अगर कहीं दिक्कत है, प्रवर समिति की मांग कि भाई ये विधेयक समझ में नहीं आ रहा, बहस के दौरान कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता, तो प्रवर समिति को सौंप दिया। प्रवर समिति लोकसभा की है, प्रवर समिति आपकी राज्यसभा की। लेकिन कभी कभी ज्वाइंट प्रवर समिति भी बन जाती है, संयुक्त प्रवर समिति उसको कहते हैं, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। वो विधेयक पर चर्चा करके उसके मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बातों को सामने रखता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि इसमें संशोधन किया जा सके। तो ये बजट की प्रक्रिया, मतलब विधेयक पास होने की प्रक्रिया है। ठीक है, इस पे अभी बहुत गहराई में मत जाइए क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है और विधेयक बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेंस में हो सकता है कि आपको प्रश्न से रूबरू होना पड़े, प्रीलिम्स में बस इतना ही जानते रहिए। ठीक है, ये विधेयक हो गया। अब जब वार्षिक वित्तीय विवरण आ जाता है, ठीक, इसमें जो है, जो आपका वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है, उस वित्तीय वर्ष में आय व्यय और किन किन प्रावधानों के लिए, किन किन मदों के लिए कितना व्यय हमको करना है, इस सब का पूरा लेखा जोखा इस वार्षिक वित्तीय विवरण में होता है। यह राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है और इसके बाद इस पे काफी बहस होती है। इस बहस के दौरान जो मतलब जो खर्च निश्चय किया गया हो कि इतना खर्च इस वित्तीय विवरण में, मतलब उसमें होगा, इस बजट में आपका किया जाना है, उस खर्च पर आपका मतदान किया जाएगा। अगर मतदान में सदन उससे कम या उसको पारित कर देता है तो अच्छी बात है, पास हो जाता है। अगर उस बजट को कम करने में सदन सफल हो जाता है या पारित नहीं करता, तो यह समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। अगर बजट सत्र के दौरान उसका बजट पास ना हो तो सरकार गिर जाती है या अविश्वास प्रस्ताव के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण सत्र आपका बजट सत्र होता है। और जब बजट पास हो जाता है तो वो पैसा खर्च कहां से होगा? पैसा एक तो संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये 2 आपकी निधियां हैं। तो संचित निधि से अगर मुझे पैसा निकालना हुआ तो संचित निधि से पैसा निकालने, अच्छा 112 के बाद आप जरा देखिएगा 113 में, ठीक है, अनुदान मांगे, यानी कि बजट में जो खर्च होता है उसके लिए अनुदान मांगे क्या है, 113 में विवरण है इसका। उसके बाद 114 अनुच्छेद आ जाइएगा, इसमें आपका विनियोग विधेयक का जिक्र है। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित होने वाले व्यय के लिए यह विधेयक पास किया जाता है। वो आर्टिकल 114 में इसका जिक्र है। अब भारत की संचित निधि पर क्या व्यय होगा, क्या भारित किया जाएगा,
उसमें आप देख लीजिए, जैसे भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उस पद से संबंधित अन्य जो खर्च है वो पास वो हो गए। भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, भारत के लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के और राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते तो नहीं दिया जाता, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। ये हो गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य मद जो है वो भी भारत की संचित निधि से भारित होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता वो राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित किया जाता है, लेकिन उसका पेंशन जो है वो भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपको है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन ये कहां भारित होगा? भारत का संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड इसको कहा जाता है, संचित निधि। ठीक, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक, भारत सरकार द्वारा लिया गया ऋण और उस ऋण पर जो उसकी ब्याज अदायगी है वो भी आपके संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ऐसे समस्त व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे वो किससे पेश होते हैं? वो कहां से पारित होते हैं? विनियोग विधेयक के द्वारा पारित होंगे। किसमें चर्चा की गई है? 114 में की गई। ठीक है, तो आप भैया 108 से लेकर 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक, 15, 16, 17 भी, ठीक, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। 114 तक हो गया है, 115 का मैं आपको जिक्र कर देता हूं। किसी को पता है कि 115 में क्या है? अनुपूरक अतिरिक्त का है ना सर? वो तो 114 देखिए, अनुदान, सॉरी 115, 114 तो विनियोग विधेयक है। 115 अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान। कोई बता सकता है ये अनुपूरक अनुदान क्या है? बताएं। सर विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया जो धन है वो महंगाई के कारण कम पड़ जाता है जी, यार, उसी को अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान कहते हैं। फिर से जरा बताएं। सर विनियोग द्वारा जो धन दिया गया होता है वो किसी कारण से कम पड़ जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए, अगर बजट में किसी मद पर खर्च होने वाले जो खर्च किया जाता है धनराशि अगर किसी कारण से कम पड़ जाती है, ठीक है, तो उस धनराशि की जितनी आवश्यकता होती है वह अनुपूरक अनुदान के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। और कभी कभी किसी बजट में अगर किसी भी कार्य का जिक्र नहीं किया गया है कि कहाँ पे खर्च होना है, अगर उसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है तो वह अनुपूरक अनुदान के द्वारा उसका जिक्र मतलब उसके जो व्यय होने वाले धनराशि उसका निकाला जाता है। एक अनुपूरक अनुदान हो गया। दूसरा हो गया 116 के द्वारा लेखानुदान। लेखानुदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर किसी कारण से हमको धन खर्च करने के लिए हम संसदीय प्रक्रिया जो हमारी चलती है या जिन विधेयक के द्वारा जिन मांगों के द्वारा हम उसको धन प्राप्त करते हैं, अगर वो नहीं कर पाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको लेखानुदान के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में कम समय के लिए जो खर्च सरकार करती है, जैसे मान लीजिए चुनाव आ गया,
ठीक है। और चुनाव आ गया और चुनाव होना है इसी जनवरी फरवरी में, और सरकार को खर्च तो चलाना ही है, सरकार को प्रशासन चलाना ही है। अब वो खर्च कहाँ से करें, तो उसके लिए आपको लेखानुदान एक माध्यम बनता है, जो हमारे आर्टिकल 116 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। इस लेखानुदान के द्वारा कम समय के लिए वित्तीय पोषण की जो व्यवस्था सरकार करती है वो लेखानुदान के माध्यम से होता है, वह 116 में जिक्र, ठीक है। और 117 में आपका क्या है, वित्त विधेयक का जिक्र है। और वित्त विधेयक वो होता है कि समस्त वित्तीय प्रस्ताव, ठीक है, और उससे संबंधित जो विषय होते हैं वो वित्त विधेयक में चर्चा किए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक धन विधेयक वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक का स्वरूप जो है वो धन विधेयक से बड़ा होता है। धन विधेयक में क्या होता है, किसी कर के आरोपण, उसका उत्साधन मतलब उसको निकालना, उसका परिहार कम करना, परिवर्तन आदि से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं, ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारित होने वाले व्यय भी आपके धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में धन विधेयक को प्रूफ करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। आप इतना मानिएगा कि जो वित्त विधेयक है और धन विधेयक है, वित्त विधेयक का स्वरूप धन विधेयक से काफी बड़ा होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, ठीक है। और धन विधेयक को उसको प्रूफ करने का कि ये धन विधेयक धन विधेयक है, उसका अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को इसका पावर दिया गया, ठीक है। आप एक काम, अच्छा, धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही, धन विधेयक वित्त विधेयक दोनों राष्ट्रपति के अनुमति से ही आप सदन में रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए धन विधेयक जब पारित होता है तो उसको पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो उसको वह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। इसलिए नहीं लौटाता कि उसी की अनुमति से ही पेश हुआ है, इसलिए उसको पुनर्विचार करने का उस पर अधिकार नहीं दिया गया है धन विधेयक पर, ठीक है। और वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होते हैं, लेकिन जब वित्त विधेयक पेश हो जाता है तो उसकी सारी प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान हो जाती है। यानी कि वित्त विधेयक केवल अनुमति से ही पेश होता है, वरना साधारण विधेयक जैसे पारित होता है उसी तरीके से यह विधेयक पारित होगा। यानी कि वित्त विधेयक पर हमारे संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, ठीक है। वित्त विधेयक पर आपके संयुक्त बैठक के साथ साथ उसमें राज्यसभा अगर परिवर्तन के लिए कहता है, ठीक है, और वो उसको अपने सदन में 60 दिन के लिए रोक भी सकता है और उस पर सिग्नेचर के लिए जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है वित्त विधेयक को, लेकिन धन विधेयक के साथ ऐसा नहीं होता। आप एक चीज और, अगर कहीं कंफ्यूजन हो ध्यान में रखिएगा, वित्त विधेयक धन विधेयक दोनों राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होते हैं, लेकिन धन विधेयक राज्यसभा को 14 दिन के अंतर्गत उसको पास करना है और पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उसको लौटा नहीं सकता। लेकिन वित्त विधेयक पेश होने के बाद साधारण विधेयक में तब्दील हो जाता है और उसकी जो प्रक्रिया सदन की है वो प्रक्रिया दोनों सदन फॉलो करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक ही विधेयकों के विषय में ही चर्चा कर लेते हैं, 117 तक, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम संसद की प्रक्रिया जो चलेगी किस तरीके से चलती है, संसदीय विशेष समितियां जो रहती हैं उस पर हम लोग जिक्र कल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर